हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग विजन आईएएस की पीटी 365 को कवर कर रहे हैं और ये हम लोगों का आज फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से शुरू करेंगे। इसके पहले के जुडिशियल अपॉइंटमेंट तक की चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली थी। ठीक है, कोई भी आपके डाउट हो, जो पहले के वीडियोस हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं पूरी फ्रीडम के साथ। ठीक है, तो आइए आज की न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। अब जैसा कि आपको पता है कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज के लिए आपका रिक्रूटमेंट होता है, जिनमें से तीन मेजर सर्विसेज जो है वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों इंडिया की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, इनके अलावा इंडिया में कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस की कैटेगरी में नहीं आती है। ऑल इंडिया सर्विस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया लास्ट वीडियो में कि वो सर्विस होती है जिनमें अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन सेंटर के हाथ में होता है, लेकिन इन सर्विसेज के ऑफिसर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में के अंडर में काम करके जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। अब इसी की तर्ज पे जुडिशरी में, अच्छा ये आपको पता है कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज तीनों ही आपकी एग्जीक्यूटिव विंग के लिए हैं। हमारी गवर्नमेंट के तीन विंग होते हैं, किसी भी पॉलिटी में तीन विंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव से कंसर्न करती हैं। तो ऐसी एक ऑल इंडिया सर्विसेज जुडिशरी से कंसर्न बनाने की बात चल रही है, और आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है, डिकेड से चल रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, एआईजेएस। अब देखिए होता क्या है, जुडिशरी का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। नंबर एक पे आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आपकी लोअर जुडिशरी आती है। अब लोअर जुडिशरी का जो टॉप मोस्ट जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आता है, एडीजे आता है, इसके अंडर में आपके फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आते हैं, सीजीएम वगैरह आता है कई जगहों पे। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ये। तो एक बेसिक आइडिया ये है कि ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द हर जगह होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अब हम आ जाते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, सिर्फ लोअर जुडिशरी को कंसीडर करते हैं। लोअर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर एक पे कौन है, आपका डीजे है, नंबर दो पे एडीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन सब के बीच में कई सारे पोस्ट हैं, कई सारे और जजेस आते हैं, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, बट वो यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। एक बेसिक स्ट्रक्चर यही है जुडिशरी का, लोअर जुडिशरी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पोस्ट है, इसका जो आपका इस पे जो आपका अपॉइंटमेंट होता है वो हर स्टेट अपना एक एग्जाम कराते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीएसजे का एग्जाम। ठीक है, पीसीएसजे का एग्जाम, जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं और वो डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनते हैं। फिर वो प्रमोट होते हैं यहाँ पे, फिर वो प्रमोट होते हैं यहाँ पे, फिर वो प्रमोट होकर यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहुंचने का एक रास्ता और है। ठीक है, अगर आप एक एडवोकेट और आपकी कुछ सर्टेन ईयर्स की प्रैक्टिस है तो फिर आपके लिए एक अलग से एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम को क्रैक करके सीधे सीधे जो है यहाँ पे पहुंच सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये हर स्टेट का अलग अलग है, हर स्टेट अपने हिसाब से, अपने टाइमलाइन के हिसाब से, अपने कैलेंडर के हिसाब से ये एग्जाम्स करवाता है। ठीक है, कहीं पे जनवरी में होता है, कहीं पे दिसंबर में होता है, कहीं पे 2 साल में एक बार होता है, कहीं पे 5 साल में एक बार होता है ना, इस तरीके की चीजें होती हैं। सबका अपना प्रोसीजर अलग है, सबके अपने पे स्केल अलग होते हैं वहां पे। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है लोअर जुडिशरी में। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी है, बट लोअर जुडिशरी में वो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई पड़ती है। तो उसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की जाती है, जहां पे क्या होगा, एआईजेएस इज अ रिफॉर्म दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडीजे एंड डीजे फॉर ऑल स्टेट्स। तो इन दो लेवल पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको एक तरीके से सेंट्रलाइज करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात या फिर डिमांड उठती रहती है। The provision of AIJS was included in Article 312 of the Constitution through the 42nd Amendment in 1976, but it still requires a bill to decide on its broad contours. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उसमें ये बात बोली गई थी। उसमें आर्टिकल 312 में ये प्रोविजन डाल दिया गया था एआईजेएस के लिए कि भैया एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो आगे चल के इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल रीजन है, वो है फेडरलिज्म का। आपको पता है कि हम लोग एक फेडरल या फिर क्वाजी फेडरल कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे स्टेट्स के पास भी अपनी काफी हद तक बहुत एक
वेल डिफाइंड पावर्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे लोअर जुडिशरी जो मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ का मुद्दा है। तो वहां पे सेंटर का इंटरवीन करना, एक सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट करना, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर का वायलेशन लग रहा है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पे अभी तक एक कॉमन कंसेंसस नहीं बन पाया है, जिस वजह से चीजें अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, आई होप बात यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस इन लोअर जुडिशरी। यहाँ पे जो बातें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अलॉन्ग विद द लोअर जुडिशरी एंड प्लेस इट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स। वही बात है, स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू का काम है ये। All judges of the lower judiciary up to the level of district judge are selected through the provincial civil services judicial examination in most of the states, यानी कि वही PCSJ का एग्जाम। The selection process is conducted by the state public service commission, वही जो आपकी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करवाता है एग्जाम, and the concerned high court as the high courts exercise jurisdiction over the subordinate judiciary in the state। तो ये जो आपके स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के साथ मिल करके उसके सुपरविजन में ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और इनका अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई आपको। देखिए बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लिखी हुई है, 4 5 6 लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपको एक ब्रॉड एक आपका एक दिमाग में पर्सपेक्टिव है, आपके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं है, तो फिर वो लॉजिकली एलिमिनेशन जो कि यूपीएससी चाहता है आपसे, वो करने में आपको आसानी रहेगी। आप चाहो तो 4 लाइनें पढ़ के जा सकते हो सकता है मौके पे आप भूल जाओ, लेकिन जब आप कहानी सुनकर के जाओगे कि अच्छा ऐसा इसलिए होता है, अच्छा फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, स्टेट्स की पावर को कहीं ना कहीं कर्टेल करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में रहती हैं। और बाकी जो हाईलाइटेड है वो तो आपको रट के जाना ही है ऑब्वियसली। ठीक है, अगली न्यूज हमारी कौन सी है, वो है लीगल एड की। अब लीगल एड और कुछ नहीं है, जो एक एडवोकेट होता है, ठीक है, जो एडवोकेट होता है वो जो अपने क्लाइंट को सर्विस देता है पैसा लेकर के, वही सारी सर्विसेज फ्री में गरीब लोगों को देना या किसी को भी देना लीगल एड कहलाता है। लीगल एड refers to free legal services to the poor and needy people who cannot afford the service of a lawyer for the conduct of the case in any court। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लीगल सर्विस यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए लीगल एड के लिए इंडिया में, ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया की आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है, और जो एक चंक ऑफ आपके एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर है या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इक्विटी सोसाइटी में मेंटेन नहीं हो पाती है। भाई जिनके पास नॉलेज है उनकी फीस ज्यादा है, तो उनको सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कई मायनों में जब ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी पुअर है तो ज्यादा डिस्प्यूट भी उन्हीं के बीच में होंगे, है ना, पुअर लोगों के बीच में ही होंगे। यानी कि ज्यादा जस्टिस की रिक्वायरमेंट किसको है, पुअर को है। वो उन लॉयर्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, वो लॉयर वो लॉ की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया, एलएसए एक्ट जिसको हम बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ लीगल एड इन इंडिया। तो कानूनी एक ढांचा दे दिया गया लीगल एड के लिए इंडिया में। क्या कहा गया कि भैया 3 बॉडी होंगी, नालसा, सालसा, डालसा। ठीक है, नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, फिर ये सेंट्रल लेवल पे होगी, फिर स्टेट पे क्या होगा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब इन लोग का काम होगा अपने अपने जुरिस्डिक्शन में लीगल एड के ऊपर लुक आफ्टर करना, लीगल एड को लुक आफ्टर करना, ये इन अथॉरिटीज का, इन बॉडीज का काम होगा। आर एस्टैब्लिश एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या काम होता है, लोक अदालत। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटिव्स की बात हो रही है जो इस एक्ट के अंदर में लिए गए हैं या ओवरऑल इंडिया में लिए गए हैं। लोक अदालत इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल mechanism under this act where disputes pending in the court of law or at the pre-litigation state are settled amicably। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक टर्म आया है एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे कंट्री में जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होता है, वो डिस्प्यूट पहले आपकी एफआईआर होती है या कंप्लेंट होती है, फिर वो आपका जुडिशरी के परव्यू में जाता है, जुडिशरी में ट्रायल चलता है, फिर दोनों पार्टीज आर्ग्यू करती हैं, फिर उसका सेटलमेंट होता है। अब ये एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को सरपास करने के लिए कुछ हमारे यहाँ एडीआर्स डेवलप किए गए, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप किए गए कि भैया इसके अलावा और क्या रास्ता डिस्प्यूट को एड्रेस करने का। तो उन्हीं में से एक लोक अदालत है ना, और भी बहुत सारे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक क्या है, लोक अदालत है। लोक अदालत का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर कोई ऐसा केस है जो अभी तक जिसकी लिटिगेशन शुरू ही नहीं हुई है, भाई देखिए पहले आपका
कोई भी अगर आपका क्राइम होता है या कोई भी आपका डिस्प्यूट होता है तो पहले क्या होता है, पहले आपकी एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद कुछ सर्टेन डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। चार्जशीट फाइल करनी होती है कहाँ पे, कोर्ट के पास। फिर जब कोर्ट के पास चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर कोर्ट क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपको सब बताऊंगा क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होने के बाद फिर जो है कहीं ना कहीं ट्रायल शुरू होने की नौबत आ पाती है। ठीक है, फिर जो आप लोग टीवी में देखते हो कि बहस चल रही है, वकील साहब और जज साहब, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब ये इस स्टेज में होता है। और इसके पहले ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार सालों साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, सालों साल तक चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, तो कई बार केसेस यहीं पे लटके रह जाते हैं। मतलब बेसिकली आपने एफआईआर करी कि भाई इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मारा है, तो जो आपका एक आईपीसी पहले था, अब तो बीएनएस आ गया उसकी जगह, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन जो पहले आईपीसी था उसमें सेक्शन 323 में ग्रीवियस हर्ट दिया हुआ था कि भैया कोई आपको इतना घायल कर दे कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए आपको फिजिकली, तो आप आर्टिकल 3 सेक्शन 323 में उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। आपने एफआईआर कर दी, अब पुलिस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर चार्जशीट फाइल करेगी कि भैया हाँ 323 लगता है इनके ऊपर, या फिर इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की एक दो धाराएं लगती हैं, या फिर एक दो धाराएं और लगती हैं। तो चार्जशीट में चार्ज शीट की कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं वो एक शीट में मेंशन करके भेजा जाता है। तो अपने हिसाब से वो सारे चार्जेस लगा करके जुडिशरी के पास भेजती है। फिर जुडिशरी उन सारे चार्जेस को पढ़ता है, फिर उनमें से जो उसको सही लगते हैं उन चार्जेस को फ्रेम करता है कि अच्छा सेक्शन 323 लग रहा है, बाकी जो तुमने लगाया सब हटा दो, बाकी कोई सेक्शन यहाँ पे लग नहीं रहा है ना। एक पूरा एक कहानी लिखी जाती है ना एफआईआर में कि पहले ऐसे ऐसे हुआ, मैं यहाँ से जा रहा था, इसने मेरा कॉलर पकड़ा, इसने मेरे घूसा मारा, इस तरीके की चीजें लिखी जाती है कहीं ना कहीं। तो फिर उसको जुडिशरी पढ़ करके ये बताती है कि अच्छा ये चार्ज फ्रेम हो रहा है कि ये चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जो चार्ज बन रहा होगा उसको फ्रेम कर दिया जाएगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ अब खाली सेक्शन 323 के तहत मुकदमा चलेगा इसके ऊपर। फिर कहीं जाकर के ट्रायल की नौबत आती है। तो यानी कि जो ट्रायल के पहले का पूरा प्रोसीजर होता है उसको हम प्री लिटिगेशन स्टेज बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस एक वर्ड को समझाने के लिए मैंने आपको इतनी कहानी समझाई है, प्री लिटिगेशन स्टेज। ठीक है, जो ट्रायल के पहले का जो भी पूरा क्रियाकलाप हो रहा है वो प्री लिटिगेशन स्टेज कहलाता है। तो लोक अदालत में ऐसे मुद्दे जो कि अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में हैं उनको लाया जाता है। ठीक है, ताकि उनको एक आपसी सुलह से समझौता करके एक मतलब, अब इसमें ऐसा भी नहीं कि मर्डर के केसेस आ जाएंगे लोक अदालत में, है ना। छोटे मोटे मुकदमे आते हैं यहाँ पे, कोई बहुत बड़े पेटी केसेस जिनको हम बोलते हैं, कि जैसे आपका चालान कटा हुआ है, आपके 2 साल से आपका जो है लाइसेंस है, आरसी पड़ी हुई है आपकी, फिर आपने उसको छुड़वाया नहीं है तो आपके ऊपर फाइन बढ़ता जा रहा है। या आपने कोई, अपने पहले के जमाने में बहुत ज्यादा केसेस होते थे, मोबाइल जब पोस्टपेड एक दौर चला था नया नया, तो पोस्टपेड आदमी कनेक्शन लेता था फोन का, फिर उसका बिल नहीं पे करता था, तो उसके ऊपर केस चल रहा है। तो अब ये सब इतने छोटे छोटे केसेस अगर हमारी नॉर्मल जुडिशरी संभालने लग गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे छोटे पेटी केसेस जो है लोक अदालत के थ्रू रिजोल्व किए जाते थे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लोक अदालत की बात। और क्या भैया इनिशिएटिव्स है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पीएलवीज, ये सारे आपके लीगल एड के लिए हैं। जैसे आप जमीन आपकी किसी ने कब्जा कर ली है तो आप उसको छुड़वाना चाह रहे हो, मतलब छोटे मोटे मुकदमे, ऐसा नहीं कि कोई माफिया गुंडे ने कर ली है। ऐसे ही जो आपके लोकल एक गांव की भाषा में कहे तो जो गली और नाली के झगड़े होते हैं, उस तरीके की जो छोटे मोटे केसेस होते हैं वो लोक अदालत में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा ऐसा नहीं लगता है, ना ही कोई एडवोकेट वगैरह हायर करना पड़ता है, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हैं। खैर, paralegal volunteers, trained persons who assist the LSAs and लोक अदालत्स in providing free legal aid to the needy people। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं भाई, जो लोग लॉ पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, इंटर्न्स हैं या वगैरह वगैरह इस तरीके की चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करते हैं जो ये आपके लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं तीनों, स्टेट, सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको, या फिर लोक अदालत को, ताकि जो नीडी पीपल आ रहे हैं उनको फ्री लीगल एड मिल सके वहां पे, है ना। अब भाई हुआ क्या कि लोक अदालत जैसे चल रही है आपकी, तो लोक अदालत की नोटिस जारी होगी कि भैया यहाँ यहाँ पे लोक अदालत लगेगी, आप उसमें रजिस्टर करवा लीजिए, आपके कौन से मुकदमे चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। तो फिर एक वहां पे एक जमावड़ा लग गया, वहां पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आएंगे जिनको लीगल एड की जरूरत होगी, बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स पहुंच जाएंगे जो उनको असिस्ट कर देंगे, फ्री लीगल एड दे देंगे। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आप अरेंजमेंट एक इमेजिन कर सकते हो दिमाग में अपने, इसको समझने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी constituted under section 3A of LSA Act 1987 to provide free legal services to poor, underprivileged and marginalized। तो ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है भाई, तो समझाने ऐसा नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, यूपीएससी ने अपने पुराने के सालों में इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी है। पैटर्न इन चीफ यानी कि संरक्षक जो होता है इस कमेटी का, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई देखिए, पूरे कंट्री में जो भी फ्री लीगल एड दी जा रही है तो उसका जो एक पैटर्न इन चीफ होगा वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ओवरऑल जुडिशियल स्ट्रक्चर का हेड है हमारा। ठीक है,
ओवरऑल जुडिशियल स्ट्रक्चर का हमारा हेड कौन है पूरी कंट्री का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो उसी के संरक्षण में, उसी के पैटर्नेज में ये सारे काम होंगे लीगल एड जैसे। मेंबर्स कौन होते हैं इसके? किसके? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स। चेयरमैन होगा सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है, किसी ऐसे जज को यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाएगा। और उसके अलावा 9 मेंबर्स होंगे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा। बात समझ में आ गई? फैक्ट है, आपको समझ लेना है, इसमें और कुछ खास समझाने जैसा नहीं है। फिर क्या है, एक और स्कीम आई है भैया, डिजाइनिंग इनोवेटिव। अच्छा, ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, ये सब इसी एक्ट के अंडर में है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर में। चाहे आपके ये तीनों बॉडीज हो, फिर चाहे आपका लोक अदालत का इनिशिएटिव हो, ये भी आपका इसी एक्ट के अंडर में होता है। फिर चाहे आपके पैरालीगल वॉलंटियर्स हो, फिर चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी हो। ठीक है, अब इस एक्ट के अलावा और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं आपके, किसके लिए? फ्री लीगल एड के लिए। वो है आपका ये दिशा स्कीम, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, इंट्रोड्यूस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब वही है कि लोगों को अवेयर करना उनके राइट्स को लेकर के, है ना, लॉ को लेकर के, कि कैसे वो अपने जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को अवेयर करना, वो इस स्कीम का पर्सपेक्टिव था। ठीक है, इट्स कंपोनेंट इंक्लूड। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? न्याय बंधु, टेली लॉ, फिर आपका ट्रिपल एल एपी, ये तीन आपके इसके अंदर के कंपोनेंट्स है। न्याय बंधु क्या है? टू क्रिएट अ पैन इंडिया फ्रेमवर्क फॉर डिस्पेंशन ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। तो भैया देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं, बड़े लॉयर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ केसेस को फ्री में लड़ते हैं, है ना, फ्री में लड़ते हैं, जिसको इसी को हम बोलते हैं प्रो बोनो सर्विसेज, कि भैया हम आपसे पैसा नहीं ले रहे पर आपको हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने मर्जी से, अपने मर्जी से हम ये काम करेंगे। तो अब ये बहुत सारे लॉयर्स ऐसे जो करते हैं, तो उनको एक जगह पे लेकर के आना, है ना, ताकि वहां से लोग एक्सेस कर सके। भाई अब आपको क्या पता कि कौन सा ऐसा लॉयर है जो प्रो बोनो सर्विस देना चाह रहा है ना। तो एक कहीं ना कहीं एक पोर्टल बना करके, या फिर एक कॉमन स्पेस बना करके सबको एक जगह इकट्ठा करना टेक्नोलॉजी को यूज करके, ताकि आप फिर जो है वहां से गरीबों को एक्सेस दिलवा सके प्रो बोनो सर्विसेज का। फिर आगे आपका टेली लॉ, फॉर मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स। अब यहाँ पे होता क्या कि आपने हर जगह देखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर्स बन गए हैं आजकल। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स ये सरकार ने खोल दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारी सरकारी सर्विसेज जो हैं वो एक जगह पे, जैसे मान लीजिए किसी गांव के आसपास कोई एक कॉमन सर्विस सेंटर खुला हुआ है, 2-3 कमरे का एक ऑफिस टाइप का है, वहाँ पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, वो कॉमन सर्विस सेंटर है। आपको कोई भी सरकारी काम है, आधार बनवाना है, पैन बनवाना है, कुछ भी करना है, जन सेवा केंद्र टाइप, तो वहां जाकर के आप करवा सकते हो। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर पे। तो वहीं पे टेली लॉ नाम की भी एक सर्विस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत क्या होगा कि आपको कोई लीगल डिस्प्यूट है तो आप यहाँ पे जन सेवा केंद्र पे या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओगे, वहां बताओगे कि भैया हमारे साथ ये लीगल डिस्प्यूट हो गया, हमको लीगल रेमेडी चाहिए। तो वहां पे वो आपके लिए कोई एक टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के थ्रू किसी एक लॉयर से आपको अरेंज करवा देंगे आपकी मीटिंग वहीं पे उसी सेंटर पे, और वहां पे आप उनसे डिस्कस करके जो है टेलीफोन के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर अपना डिस्प्यूट डिस्कस कर सकते हो, रेमेडी उनसे मांग सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, या फिर नॉमिनल चार्जेस पे। तो ये टेली लॉ आपका कहीं ना कहीं है। टेली मतलब वही ना, फोन के ऊपर लॉ लीगल सर्विसेज देना। अगला क्या है? लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये लिटरेसी और अवेयरनेस के लिए बात कर रहा है। टू एनेबल द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लीगल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। बात क्लियर है? बिल्कुल। इसमें मतलब कुछ भी बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। ये सारी चीजें जो है इनिशिएटिव्स है कहीं ना कहीं लीगल एड को प्रमोट करने के लिए। हमने इसमें देखा कि लीगल एड क्या होता है वो आप समझ गए हो। फिर लीगल एड को प्रमोट करने के लिए ये एक एक्ट आया है, फिर एक दिशा स्कीम आई है। दिशा स्कीम के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स थे, 3 कंपोनेंट्स थे। और अब इसके अलावा देख लेते हो क्या इनिशिएटिव्स आए हैं लीगल एड के लिए। वो है न्याय मित्र स्कीम, launched in 2017 to facilitate the district judiciary in getting more than 10-year-old pending court cases disposed of by providing legal aid to the litigants। तो वही बात है कि अगर 10 साल से ज्यादा कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है कोर्ट में, तो उसको कहीं ना कहीं लिटिगेंट्स को, कई बार ऐसा भी होता है ना कि केस हो गया बट आपके पास लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है, तो आपका केस सालों साल पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दे करके ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके पेंडिंग केसेस, 10 साल से ज्यादा के पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करा दिया जाए। तो ऐसा इस स्कीम का मोटिव था। अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम। अब यहाँ पे क्या है? प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज टू मिडिल इनकम ग्रुप सिटीजंस whose gross income does not exceed rupees 60,000 per month और rupees 7,50,000 per year। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनकी एक महीने की ग्रॉस इनकम जो है वो 60,000 या उससे कम है, या फिर उनकी सालाना इनकम जो है 7.5 लाख या उससे कम है, तो उनको एक तरीके से लीगल सर्विस देने का काम
वो यहाँ पे स्कीम के थ्रू किया गया है। तो अब देखिए कि कितना ज्यादा ओवरलैपिंग है। देखिए यही मैं बात कर रहा था ना कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है जो, अब कितनी सारे एक कॉमन टाइप के कॉमन मोटिव के साथ अलग अलग स्कीम चल रही है, अलग अलग पैसा एलोकेट हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है ना कि इन सारी स्कीम को एक में कन्वर्ट कर दिया जाए। भाई सबका मोटिव यही है कि फ्री लीगल एड दी जाए, है ना, लीगल अवेयरनेस फैलाई जाए। तो वो अलग अलग स्कीम या अलग अलग एक्ट या अलग अलग उसके थ्रू करने की क्या जरूरत है। एक सिंपल मतलब यहाँ तो फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप बहुत सारे सेक्टर से देखेंगे, चाहे एजुकेशन का हो चाहे हेल्थ का हो, मल्टीपल स्कीम्स चल रही है जिनका कोई मतलब यूज नहीं है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, पूरा फंड एलोकेट हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, एलोकेट हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, बहुत सारी स्कीम्स को कन्वर्ट किया गया है आपस में, है ना, कि जो सेम मोटिव की स्कीम है उनको एक साथ इंप्लीमेंट किया जाए। खैर, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए, आर्टिकल 39A डीपीएसपी में फ्री लीगल एड की बात करी गई है। 22(1) यहाँ पे क्या है कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय अ लॉयर, ये फंडामेंटल राइट होता है, उसकी बात की गई है, ये आप लोगों को पता ही होगा। कुछ जुडिशियल केसेस है, एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस है, वहां पे भी बोला गया है कि फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लिसिट है, कि मतलब ये तो मिलना ही चाहिए लोगों को। और हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि लीगल सर्विसेज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21। तो आई होप यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फ्री एंड फेयर ट्रायल बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी इसी एक्ट के अंदर बनाई गई है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द पैटर्न इन चीफ एंड सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, ये मैंने पता नहीं क्यों नहीं हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैटर्न इन चीफ होता है और एक सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, एलिजिबल लिटिगेंट्स एज पर सेक्शन 12 ऑफ एलएसए एक्ट 1987। ये यूपीएससी पिछले 2-3 साल में ही एक बार मेरे ख्याल से पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब कुछ देखिए टॉपिक्स हैं वो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, वहां से यूपीएससी बहुत डिटेल्ड में बहुत डीप जाकर के क्वेश्चन पूछता है। बहुत जगह से सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछ लेता है, बट कुछ टॉपिक्स पे बहुत ही ज्यादा डीप जाकर के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री में जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह हो गया, है ना। तो वैसे ही आपका यहाँ पे ये लीगल एड या लीगल सर्विसेज वाला जो टॉपिक है वो भी यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। खैर, तो यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन कस्टडी एक्सेट्रा। मतलब ये तो मोटी मोटी कैटेगरीज है, इसके अलावा एक्सेट्रा में बहुत लोग आ गए हैं। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, ठीक है, उसके अलावा मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो लोग। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु हैव एनुअल इनकम ऑफ लेस देन द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट फॉर केसेस इन एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड लेस देन ₹5 लाख इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी केस चल रहा है आपका, है ना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपका केस चल रहा है और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, तो आप एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, आपका केस सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और फिर आपकी इनकम एक्स अमाउंट से कम है ना, तो आप फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल है। अब ये एक्स अमाउंट क्या है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है अपने अपने स्टेट के लिए डिटरमाइन करने का। बात समझ में आ गई। भाई हाई कोर्ट हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट हर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, और बाकी के जितने भी कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है। तो इन स्टेट्स में किस इनकम पे, कितनी इनकम से कम वाले इनकम वाले लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगी, वो डिसाइड करना किसका अधिकार है, वो उस स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है डिसाइड करना। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 लाख का थ्रेशोल्ड है, बाकी हर कोर्ट के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या थ्रेशोल्ड रहेगा इनकम का। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मीडिएशन एक्ट 2023। अभी अभी हमारे प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया एसेंट टू द मीडिएशन एक्ट 2023, प्रिफर्ड मोड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी हमने ऊपर देखा था एडीआर के बारे में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये एडीआर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एडीआर के बहुत सारे
मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि लोक अदालत एक तरीका होता है चीजों को रिजॉल्व करने का। अब वैसे ही बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, तो पहले हम लोग उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इस न्यूज को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 टाइप्स ऑफ एडीआर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 5 टाइप्स ऑफ एडीआर यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेगोशिएशन, मीडिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। तो सबसे आसान से सबसे टफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टफ तो इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। ठीक है, नेगोशिएशन क्या होता है? बेसिकली मोल भाव करना आपस में। ठीक है, जिसको हम लोग बार्गेनिंग कहते हैं। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो जब हम कुछ लीगल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको नेगोशिएशन बोल देते हैं, है ना। तो जैसे किसी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई डिस्प्यूट है, तो वो लोग आपस में ही नेगोशिएट करके जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। कोलैबोरेटिव लॉ क्या होता है? अब इसका कोलैबोरेटिव लॉ पे आते हैं। कोलैबोरेटिव लॉ में बेसिकली यही होता है, वो भी नेगोशिएशन ही होता है एक तरीके का, बस इसमें एक लॉयर को लेकर के जाती है पार्टीज। जैसे पार्टी एक्स है, वो अपना लॉयर लेके जाएगी, पार्टी वाई है, वो अपना लॉयर लेके जाएगी, और ये चारों लोग बैठेंगे, ये टेबल के इस तरफ, ये टेबल के इस तरफ, और फिर नेगोशिएशन होगा। तो इसी को एक तरीके से कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव लॉ बोल देते हैं। ये भी एक तरीका होता है भैया। नेगोशिएशन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, बट कोलैबोरेटिव लॉ में थर्ड पार्टी लॉयर्स को आप लेकर के, अटॉर्नीज को लेकर के गए हो। ठीक है, अब बाकी के 3 है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको भूल जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको चाहे तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए या थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें मीडिएशन की। मीडिएशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा था दो पार्टीज के बीच में, तो इन दो पार्टीज के बीच में इतना एग्रीमेंट था कि ये लोग आपस में बैठ करके नेगोशिएट कर लेंगे। मान लीजिए कि इतनी एनिमोसिटी हो आपस में दोनों पार्टीज की, एक्स और वाई की, कि ये लोग साथ बैठ करके डिस्कस करना ही नहीं चाह रहे हैं कोई मुद्दा, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो कि मीडिएटर का काम करेगी। उसका काम बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों लोगों को एक टेबल पे लेकर के आना। ठीक है, और फिर ये लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नेगोशिएट करेंगे, और जहां भी मामला हाथ से निकलने लगेगा, ये थर्ड पार्टी फिर से इंटरव्यू करेगा कि नहीं नहीं नहीं, बैठ जाइए, आराम से बात करिए। तो इसका काम फैसिलिटेटर का होगा, ये और कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ इन दोनों को एक जगह पे ला करके बात कराने का, समझौता कराने के लिए फैसिलिटेट करेगा। अगर बात हाथ से निकल रही होगी तो उसको संभालेगा। ये कोई भी लीगल एडवाइस नहीं देगा, कोई भी इंटरवेंशन नहीं देगा, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ये होता है मीडिएशन, है ना, बीच बचाव करना जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। अगला आता है आपका कंसिलिएशन। अगला आपका आता है कंसिलिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो थर्ड पार्टी यहाँ पे भी होगा। मीडिएशन और कंसिलिएशन में इतना सा अंतर है, थर्ड पार्टी दो जगह होते हैं, लेकिन मीडिएशन में उसका रोल से फैसिलिटेट करने का है, कंसिलिएशन में वो आपको सोल्यूशन देगा, है ना। कंसिलिएशन में बेसिकली क्या होगा, एक थर्ड पार्टी बैठेगा एक्स और वाई के बीच में। एक्स से कहेगा भैया तुम्हारी क्या दिक्कत है तुम बताओ, वाई से कहेगा तुम्हारी क्या दिक्कत है तुम बताओ। अब यहाँ पे वो एक सोल्यूशंस की लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि भैया ये 3 सोल्यूशन है, ये 4-5 सोल्यूशन है, इस पे आप लोग विचार कर लीजिए। तो इस तरीके की चीज होती है ना। सेटलमेंट करवाएगा, ये ऑप्शंस देगा, है ना। ही विल प्रोवाइड एडवाइस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द पार्टीज टू कंसीडर। ठीक है, और फिर उन सॉल्यूशंस के ऊपर वो पार्टीज काम कर सकती हैं। ये आपका कंसिलिएशन होता है। ध्यान रखिए, मीडिएशन और कंसिलिएशन में बहुत ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, मीडिएशन में थर्ड पार्टी का काम बस एक फैसिलिटेटर का होता है कम्युनिकेशन कराने के लिए, और कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी का काम सॉल्यूशंस देना, है ना, ऑप्शंस सामने रखना, दोनों पार्टीज की बात सुनना समझना, ये सारा काम इसमें कंसिलिएशन में होता है। आई होप ये चारों चीजें क्लियर है आपकी। नेगोशिएशन जहां पे दोनों पार्टीज आपस में बैठ के कर ले रही हैं चीजें रिजॉल्व। कोलैबोरेटिव लॉ जहां पे अटॉर्नी लग रहा है, साथ में लॉयर लग रहा है, अटॉर्नी मतलब लॉयर, तो ये लोग बैठ करके अपना एक तरीके से नेगोशिएट कर ले रहे हैं। मीडिएशन जहां पे थर्ड पार्टी फैसिलिटेट कर रही है, और कंसिलिएशन जहां पे थर्ड पार्टी ऑप्शंस दे रही है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। वो चीजें हो गई। अब सबसे इसमें जो बड़ी चीज है वो आती है आपकी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज वेरी क्लोज टू नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस है कोर्ट के थ्रू, उससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता आर्बिट्रेशन है। बस डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि आर्बिट्रेशन थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग है, और कहीं ना कहीं इजी पड़ जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस, जो आप कोर्ट में जाते हो, केसेस फाइल करते हो वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है, न्यूट्रल इंसान होगा वो, उसके सामने प्रोसीडिंग चलेंगी प्रॉपर, दोनों पार्टीज आएंगी, दोनों पार्टीज अपने अपने बातें रखेंगी, एविडेंस रखेंगी, फिर उन एविडेंस के बेसिस पे ये जो है आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है और क्या डिसीजन देना चाहिए। इसने जो डिसीजन दे दिया वो बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, क्योंकि ये एक तरीके से जज की प्लेस पे है आर्बिट्रेटर। कई बार एक आर्बिट्रेटर होता है, कई बार पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है जज के बिहाफ पे बैठा हुआ है,
या जज की जगह पे बैठा हुआ है, तो ये जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर, चाहे किसी के अगेंस्ट हो चाहे किसी के फेवर में हो। और इसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी पार्टी किसी भी कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकती है, अपील अलाउड नहीं होती है। ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे आपको एक बात जाननी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 में मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी केस सुन सकता है, चाहे उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ बना हुआ हो, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट 136 में सुन सकता है, बट वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। वो आप एज अ राइट नहीं जा सकते कि हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट जाना 136 में, नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। आप जाके बोलिए कि सर ये आर्बिट्रेटर थे, इन्होंने हमारे लिए डिसीजन दिया है, हम इससे सहमत नहीं है, आप हमारी बात सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि कुछ मटीरियल है, मटीरियल फैक्ट्स हैं कुछ, तो उस केस को सुनेगा, नहीं तो मना कर देगा, फिर आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचेगी। ठीक है। एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये आपका आर्बिट्रेशन होता है कहीं ना कहीं। अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रेंडर्स अ डिसीजंस कॉल्ड एन अबॉर्ड, है ना, अदर आफ्टर देयर हैज बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। बात क्लियर है? ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीजें, पांचों चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अब आते हैं न्यूज के ऊपर कि मीडिएशन एक्ट 2023 का है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट ग्रांट कर दिया है। अब इसमें क्या है, इट रिफर्स टू डिफरेंट वेज, एडीआर की बात हो रही है। पीपल कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट विदाउट अ ट्रायल, रिफर इन्फोग्राफिक्स, वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड। अदर स्टेप्स टेकन टू प्रमोट एडीआर। अब एडीआर को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क लॉ आया है हमारे देश में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। जस्ट अ सेकंड। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक्ट 1996 में आया था, इसको अमेंड किया गया 2019 में। किस लिए? आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, सॉरी, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने के लिए। ठीक है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये भी एडीआर के लिए ही था भाई, लोक अदालत इसी में होती है। फिर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। तो ये सारे एक्ट्स जो हैं वो इंडिया में एडीआर को प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नेक्स्ट टू निल है एकदम। ठीक है। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन इज अ यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन है मीडिएशन को लेकर के, तो यही बात आपको बस ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो मीडिएशन एक्ट हमने पास किया है, इसके क्या की फीचर्स हैं, यहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम होगा 5 टाइप्स ऑफ एडीआर से, और यहां से भी फ्रेम होगा, होगा इन द सेंस हो सकता है। ठीक है। ये एक्ट मीडिएशन को डिफाइन करता है। इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन। तो मीडिएशन आपको पता है क्या है। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं कि भैया प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या होता है, एक्सप्रेशन मीडिएशन क्या होता है, ऑनलाइन मीडिएशन क्या होता है, कम्युनिटी मीडिएशन क्या होता है। तो ये सब आपको नाम से सेल्फ एक्सप्रेस, मतलब सेल्फ एक्सप्रेस करने वाले हैं ये सारे टर्म्स, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विद द असिस्टेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन रिफर टू एज अ मीडिएटर। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Parties can attempt to settle civil or commercial disputes by mediation before approaching any court or certain tribunals। तो ठीक है भाई, ये तो वॉलेंटरी मीडिएशन होता है कि भाई आप लिटिगेशन में जाने से पहले मीडिएशन करा लेना चाहते हो। मतलब कई बार होता है कि कोई डिस्प्यूट हुआ आपस में, तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है मीडिएशन से ट्राई करके देख लेते हैं, अगर रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं रिजॉल्व हो तो फिर हम जो है कोर्ट के पास जाएंगे, है ना। कोर्ट के पास जाने से हर आदमी बचना चाहता है, तो वो भी प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं मीडिएशन से ही चीजें रिजॉल्व हो जाए। डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन। अब कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनके ऊपर मीडिएशन नहीं हो सकता है, जैसे कि रिलेटिंग टू क्लेम अगेंस्ट माइनर्स और पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अगर आपका कोई क्लेम किसी माइनर के अगेंस्ट में है या किसी अनसाउंड माइंड यानी कि जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है, तो ऐसे क्लेम आपकी मीडिएशन में रिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब ये नहीं कि आप किसी का मर्डर करके चले गए और आपने कहा कि चलो ठीक है मीडिएशन करवा लेते हैं, नहीं नहीं, क्रिमिनल केसेस में ये नहीं अप्लाई होता, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल और कमर्शियल केसेस में होता है। ठीक है। सिविल और कमर्शियल केसेस में होता है, जैसे कि लैंड का कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया। इन सारे मुद्दों के ऊपर आपका मीडिएशन होता है, और कहीं पे भी आपका क्रिमिनल केस में मीडिएशन नहीं होगा। मर्डर करके चले गए, रेप करके चले गए, समझौता कर लेंगे, नहीं, ये सब अलाउड नहीं है। अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज।
आप कोई दो लोगों ने मिलकर के, मतलब वही है कि आपने कोई ऐसा काम किया, एक्स और वाई दो पार्टीज हैं किसी केस में, अब एक्स ने कोई ऐसा काम किया जो जेड को जिसने इंपैक्ट कर दिया है, अब एक्स और वाई चाह रहे हैं कि हम लोग मीडिएशन के थ्रू इसको रिजॉल्व कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, थर्ड पार्टी भी इंपैक्ट हो रही है, उसके भी राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो जहां पे थर्ड पार्टी के राइट इफेक्ट हो रहे हैं वहां पे भी मीडिएशन अलाउ नहीं होता है, ये इस एक्ट में बोला गया है। अगला क्या है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मीडिएशन टू टेक प्लेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज और अंडरटेक मीडिएशन इन ऑनलाइन मोड। बेसिकली क्या है कि एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ये किसी एरिया के कोर्ट के अंदर तो आएगा ना। मान लीजिए एक्स और वाई रहते हैं आपके दिल्ली में, ठीक है, एक्स और वाई दिल्ली में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली जुडिशरी के अंडर का मुद्दा है ये, तो जो मीडिएशन होगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली जुडिशरी के अंडर में ही जो मीडिएशन सेंटर्स आते हैं या जगहें आती हैं वहीं पे होगा, उसके बाहर नहीं होगा, या फिर ऐसा पार्टीज ने एग्री कर लिया हो अदरवाइज तो वो बाहर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन मस्ट बी completed within 120 days, which may be extended by another 60 days with the consent of the parties. A party may withdraw from the mediation after 2 sessions. तो भैया 120 दिन में मीडिएशन आपको कर देना है, 120 दिन में मीडिएशन कर देना है, और एक बार 60 दिन के लिए हम उस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं कि 120 दिन में नहीं हो पाया तो चलो ठीक है 120 की जगह 180 दिन में कर लो, लेकिन ये दोनों पार्टीज के कंसेंट से होगा। अ पार्टी में विड्रॉ फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर 2 सेशन, और कोई भी पार्टी 2 सेशन के बाद मीडिएशन से विड्रॉ कर सकती है अगर उसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो। कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोर्ट ही कह देता है, कोर्ट ही कह देता है कि जाइए आप मीडिएशन से सॉल्व कर लीजिए मुद्दा ये, है ना, तो जब कभी कोर्ट के कहने पे ऐसा मीडिएशन हो रहा है, कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो लॉज बनाए हुए, जो रूल्स बनाए हुए हैं, उन्हीं के तहत में ये हो पाएगा। अगली बात क्या है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है इस एक्ट के अंडर में, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, दो फुल टाइम मेंबर होंगे विद एक्सपीरियंस इन मीडिएशन और एडीआर, है ना। इन मेंबर्स के पास, जो दो फुल टाइम मेंबर हैं, इनके पास मीडिएशन या फिर एडीआर के किसी भी मैकेनिज्म में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पार्ट टाइम मेंबर होगा, है ना, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक लॉ सेक्रेटरी भी होना चाहिए, यानी कि जो दो फुल टाइम मेंबर है और एक पार्ट टाइम मेंबर है, उन्हीं में से कोई एक लॉ सेक्रेटरी भी होगा। एंड द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एंड 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये कॉम्पोजिशन जो है ये रटने वाला चीज है, इसमें कोई याद करने की बात, मतलब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब इसको ऐसे 1 2 1 3 करके याद कर लो। एक चेयरपर्सन होगा जो कि पता ही है, दो फुल टाइम मेंबर होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ठीक है। लॉ सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी होगा, है ना, लॉ सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। defines mediation service providers as a body or organization recognized by the MCI for conducting mediation। अब भाई MCI का काम क्या है, MCI मीडिएशन थोड़ी करवाएगा, ये मीडिएशन को लुक आफ्टर करेगा। तो कौन इंसान या फिर कौन सी बॉडी मीडिएशन कर सकती है, कौन बताएगा, ये MCI बताएगा। तो कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको MCI ने रिकॉग्नाइज कर रखा है मीडिएशन करने के लिए, वो मीडिएशन कंडक्ट करवा सकती है। मीडिएशन कैन बी डन बाय द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 ऑल्सो। जो वाला एक्ट हमारे जैसे एक्ट है ना, उसके अंडर में भी अगर कोई बॉडी है तो वो भी मीडिएशन करवा सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। To resolve disputes likely to affect the peace and harmony against residents of a locality by a panel of 3 mediators। यहाँ पे जो कम्युनिटी मीडिएशन की बात की गई है उसके बारे में लिखा हुआ है, to resolve disputes likely to affect the peace and harmony amongst the residents of a locality by a panel of 3 mediators। तो भाई अगर किसी लोकेलिटी में कोई ऐसी बात हो गई है, कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है जो वहां की पीस और हार्मनी को बिगाड़ सकता है ना, तो वहां पे जो है 3 मीडिएटर्स के पैनल के द्वारा मीडिएशन हो जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन विल बी बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इन द सेम मैनर एज द कोर्ट जजमेंट। तो अब इस एक्ट ने क्या बोल दिया है कि अगर आप मीडिएशन करवा रहे हो और मीडिएशन का कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो वो जो एग्रीमेंट मीडिएशन के बाद होगा, भाई मीडिएशन के बाद क्या होगा, एग्रीमेंट ही तो होगा, दोनों पार्टीज के बीच में समझौता ही होगा एक तरीके से, तो वो एग्रीमेंट बाइंडिंग होगा और एनफोर्सेबल होगा उसी तरीके से जैसे कि कोर्ट के जजमेंट एनफोर्सेबल और बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जाकर के कहीं पे केस नहीं कर सकते हो, वो आप कर सकते हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने 90 दिन के अंदर अंदर। जब भी एग्रीमेंट सामने आया है मीडिएशन का, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप ये जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हो।
mediated settlement can be challenged on grounds of fraud, corruption, impersonation, disputes not fit for mediation only. तो भैया ग्राउंड्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड्स क्या है कि आप चैलेंज करोगे, या तो आपके साथ फ्रॉड हुआ हो एग्रीमेंट में, या कुछ करप्शन हुआ हो, या फिर इम्पर्सोनेशन हुआ हो। इम्पर्सोनेशन यानी कि किसी इंसान ने आपको, मान लीजिए कोई इंसान है मुकेश, और उसने आपसे आपसे आपको शाहरुख खान बन करके जो है आपसे बात करी, है ना, तो आपको लगा कि आप शाहरुख खान से बात कर रहे हैं, बट आप शाहरुख खान से नहीं मुकेश से बात कर रहे थे, तो वो भी एक ग्राउंड हो जाएगा। डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन, हमने देखा था ना ऊपर 3 तरीके के डिस्प्यूट्स मीडिएशन के लिए नहीं जाते हैं। मान लो ऐसे किसी मुद्दे पे मीडिएशन हो गया है, तो भी आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो कि भैया इसमें तो मीडिएशन होना ही नहीं था, हो कैसे गया। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। आई होप चीजें क्लियर है। थोड़ी सी लेंथी न्यूज है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें है कंटेंट, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा अभी क्लास के बाद ही, तो चीजें आपको दिमाग में बैठी रहेंगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत। लोक अदालत हम लोग ने ऊपर देखा था अभी, ठीक है, क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और दिया हुआ है। जुरिस्डिक्शन के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ये लोक अदालत जो है आपका नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, हाई कोर्ट के लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे होती है, और तालुका के लेवल पे भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, मतलब एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ भी याद करने से इस पूरे जो नॉन हाईलाइटेड एरिया इसमें कुछ भी नहीं है, याद करने वाला हाईलाइटेड एरिया में है। जुरिस्डिक्शन क्या है लोक अदालत का, ऐसे मुद्दे, ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेट में है, वो लोक अदालत के पास जाएंगे। अच्छा जाएंगे तो, बट क्या ऐसे सारे केसेस चले जाएंगे? नहीं, वही केसेस जाएंगे जो कि सिविल केसेस होंगे, यानी कि जो नॉन क्रिमिनल केसेस हैं वो जाएंगे, या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केस जाएंगे, पारिवारिक मुद्दे या शादी ब्याह से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो जाएंगे, लैंड के डिस्प्यूट जाएंगे, पार्टीशन प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट जाएंगे, लेबर के डिस्प्यूट जाएंगे, एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल लिखा हुआ है, बट नॉन कंपाउंडेबल नहीं, यहाँ पे कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्रिमिनल केस दोनों होते हैं, एक आपने किसी का मर्डर कर दिया, चाकू भोग दिया आपने किसी के, है ना, वो भी आपका क्रिमिनल केस है। एक आपने किसी का थप्पड़ मार दिया, तो ये भी इस पे भी आपका क्रिमिनल केस हो सकता है ना, एक स्लैब के ऊपर। तो क्या स्लैब बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है या मर्डर बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है? मतलब अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आप सॉरी बोल करके, उसने भी आपको पलट के थप्पड़ मार दिया, इस तरीके से समझौता हो जाता है। बट मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, इसका तो कोई समझौता नहीं होता है। तो जो ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं कि थप्पड़ मार दिया, है ना, या किसी का पेन चोरी कर लिया, है ना, छोटे मोटे चोरी के केसेस जो हो गए बिल्कुल माइन्यूट से, तो वैसे जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ऑफेंसेस को आप कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हो। भाई कंपाउंडेबल और नॉन नॉन कंपाउंडेबल का मतलब यही है। कंपाउंडेबल केसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनका कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, और नॉन नॉन कंपाउंडेबल केसेस वो है जिनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, आउट ऑफ कोर्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो भाई जिन केसेस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही अलाउड नहीं है उनका आप लोग अदालत में कैसे आप एड्रेस कर लोगे? तो भाई यहाँ पे एरर कर दिया लोगों ने लिखने में, यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल नहीं कंपाउंडेबल लिखा जाएगा। जो भी ऐसे कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस है उनको लेकर के आप जो है चीजें लोक अदालत में जा सकते हो। बात क्लियर हो गई? ठीक है। पावर क्या है? हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोई भी जो सिविल कोर्ट होता है, कोर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, मतलब हाई कोर्ट के नीचे के जो भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब जो है कहीं ना कहीं सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं। तो जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, वही सारी पावर लोक अदालत के पास रहेंगी। ठीक है। डिसीजन अवार्ड्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स अवार्ड। भाई इन्होंने जो डिसीजन दे दिया वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, और लोक अदालत के डिसीजन के बाद आप किसी भी कोर्ट के पास जाकर के अपील नहीं कर सकते हो कि भैया हमें जो है ये लोक अदालत का डिसीजन पसंद नहीं आया, आप हमारी बात सुन लीजिए। अगेन सुप्रीम कोर्ट इज द एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 136, वहां पे आप जा सकते हो, बट वो उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, वो चाहेगा तो लेगा, चाहे तो नहीं लेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के ऊपर, ये एक और एक्ट आ गया भैया, मॉडल प्रिजन एक्ट हमारा। मॉडल प्रिजन एक्ट में क्या है? ये मॉडल प्रिजन एक्ट जो आया है ये रिप्लेस करेगा प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 को। अच्छा, ये मॉडल प्रिजन एक्ट क्यों बोला जा रहा है इसको? हम सिंपल इसे प्रिजन एक्ट क्यों नहीं बोल देते हैं? वाई डोंट वी कॉल इट प्रिजन एक्ट इंस्टेड ऑफ मॉडल प्रिजन एक्ट? वो इसलिए क्योंकि जो प्रिजन है यानी कि जो जेल है, जो कारागार है, इनका जो मुद्दा है पूरा वो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है।
यानी कि प्रिजन्स कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे उनको संभाला जाएगा, उनका मैनेजमेंट, सुपरविजन, जुरिसडिक्शन, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बात समझ में आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ पास नहीं कर देगी इसके ऊपर, तो इन्होंने एक मॉडल लॉ पास किया है, एक मॉडल प्रिजन एक्ट पास किया और कहा है स्टेट से कि आप भी इससे मिलते जुलते एक्ट अपने यहाँ पे बना लीजिए, है ना, इसी से मिलते जुलते एक्ट आप भी बना लीजिए अपने यहाँ पे। कौन आप, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। टू एनकरेज द गुड कंडक्ट प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ पेरोल, फरलो एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स। अच्छा, यहाँ पे कैदियों को जो है कुछ तरीके की चीजें दी जाती है, जैसा कि पेरोल हो गया, सुना होगा आपने टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में, है ना, पेरोल हो गया, फरलो हो गया, बेल हो गया। तो अभी सब क्या होता है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आई थिंक पेरोल और फरलो पे क्वेश्चन पूछ भी चुका यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो पेरोल इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज। अच्छा देखिए, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी को सजा हो गई है ना भाई, कोई भी आदमी जो जेल में है ना, जेल में जो आदमी है वो दो तरीके का हो सकता है। एक जिसको सजा हो गई है, जो ऑलरेडी पनिश्ड है ना, एक्विटेड, और एक है जिसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, बट उसको अभी भी जेल में रखा गया है क्योंकि उसके ऊपर सीरियस चार्ज है, मर्डर का है, रेप का है, ट्रायल चल रहा है, पनिशमेंट अभी नहीं हुई बट उसको जेल में रखा गया है। ठीक है, ऐसे दो लोग होते हैं, दो तरीके के लोग जेल में होते हैं। अब जिनको पनिशमेंट हो गई है उनको पेरोल और फरलो मिल सकती है। बेसिकली पेरोल और फरलो दोनों ही जेल से कुछ टाइम के लिए छुट्टी दी जाती है, कुछ काम है, कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, तबियत खराब है वगैरह वगैरह, शादी वगैरह करनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, स्पेशल केसेस में पेरोल और फरलो दी जाती है कैदियों को जिनको सजा हो चुकी है। डिफरेंस इतना सा है कि जो पेरोल होती है, पेरोल जो होती है वो क्या होगा कि जितने टाइम के लिए आपको पेरोल दी जाएगी, मान लीजिए आपको 5 साल की सजा हुई है, 5 ईयर्स की आपको सजा हुई है, और आपको 2024 1 जनवरी को सजा हुई है, 2024 1 जनवरी को सजा हुई है 5 साल के लिए। तो यानी कि ये सजा आपकी कब पूरी होगी, 2029 1 जनवरी को पूरी हो जाएगी, है ना, यही हुआ ना, 24 25 26 27 28, हाँ, 1 जनवरी 2029 को सजा पूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने मार्च में 1 महीने की पेरोल मांगी और आपको मिल गई, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो 1 महीने की आपको मार्च में पेरोल मिली है ना, 1 मंथ की पेरोल, तो वो आपकी सजा उतने दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है, यानी कि वो सजा में से नहीं कटेगा। अब आपको 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी तक जेल में रहना पड़ेगा 2029 के, क्योंकि आपने बीच में 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, उतना आपको इधर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, पेरोल आपको सजा कम नहीं करती है, सजा को रोक देती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और फिर जब आप वापस आओगे तो फिर वापस से आप अपनी सजा को रिज्यूम करोगे। ये पेरोल होता है। इज अ सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फरलो लेकिन क्या है, फरलो ज्यादातर लॉन्ग टर्म केसेस में दी जाती है, जब पे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट हो गया है। मान लीजिए किसी को 15 साल की जेल हो गई है और उसने 2 महीने की फरलो मांगी, सेम 2024 1 जनवरी को जेल में गया है, और एक 15 साल की हुई है, तो वो 2039 2039 में रिलीज होगा 1 जनवरी को। ठीक है, अब उसने मान लीजिए 2 महीने की फरलो मांगी, मार्च और अप्रैल की, तो जो उसको मार्च और अप्रैल की फरलो मिली है वो उसकी सजा में से ही, मतलब मान लिया जाएगा कि अभी भी वो सजा ही काट रहा है, यानी कि 2 महीने की छुट्टी फरलो लेने के बाद भी उसकी सजा इसी डेट को पूरी होगी। बात समझ में आ गई, यानी कि उस फरलो को उसे आगे कॉम्पनसेट नहीं करना पड़ेगा, पेरोल को आगे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन रिडक्शन ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि अगर हमने 2 महीने की फरलो दे दी तो हमने मान लिया कि 15 साल की सजा नहीं हुई थी, 14 साल 10 महीने की सजा हुई थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब बेल क्या होगा, बेल का जो है आपका कंसर्न होता है इनसे, जो ट्रायल अंडर ट्रायल लोग हैं भाई, जिनको पनिशमेंट हो गई उनको पेरोल और फरलो मिलती है जेल से निकलने के लिए, और जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है अभी बट सजा नहीं हुई है, ना ही उनको छोड़ा गया है, तो उनको बेल दी जाती है। बेल मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील। मान लीजिए आपको सजा हो भी गई है बट आपने अपील कर दी है ना, आपने अपील कर दी है सजा के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में, तो भी आप बेल ले सकते हो, है ना, और अगर आपका ट्रायल चल रहा है या ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो भी आप बेल ले सकते हो। यानी कि बेल भी कहीं ना कहीं जेल से रिलीज होना ही होता है, बट यहाँ पे बस अंतर इतना है कि आप का जो है क्राइटेरिया अलग है, आपको पनिशमेंट दी नहीं गई है अभी तक, या दे दी गई है तो आपने अपील कर दी है हायर कोर्ट में, और पेरोल और फरलो जिनको सजा हो चुकी है उन्होंने आगे अपील भी नहीं की उनके लिए होती है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बेटर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लाया गया है ना, ओपन सेमी ओपन जेल्स वगैरह के लिए बात की गई है, मतलब कुछ भी बहुत खास बात इसमें है नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस की बातें हैं, तो आप एक बार भी रीडिंग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जो हाईलाइटेड है उसको ध्यान से मतलब दिमाग में बैठा करके रखना है। कुछ कमेटी बनाई गई थी प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर,
आजादी के पहले और आजादी के बाद। आजादी के पहले एक बनी थी सर अलेक्जेंडर कार्डियो कमेटी 1919 और 1920 में, और फिर एक मुल्ला कमेटी 1980 और 83 में। तो ये दो कमिटीज हैं, आपको नाम ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, तो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। अच्छा, अब जो प्रिजन एक्ट आया था, प्रिजन एक्ट आया था 1894 में। इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन इन इंडिया। ठीक है, पहला ऐसा एक्ट था जो प्रिजन से रिलेटेड चीजों को डील करता था। इट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी अपॉइंटेड बाय लॉर्ड मैकॉले। और ये जो एक्ट था वो आपका प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्ट लाया गया था। और ये कमेटी किसने स्टैब्लिश करी थी? लॉर्ड मैकॉले ने 1936 में। 1936 में लॉर्ड मैकॉले ने कमेटी स्टैब्लिश की थी। उसने यहाँ पे 1936 लिखा है, 1836 होगा यहाँ पे। ये विजन की मैगजीन में बहुत ज्यादा थोड़े से एरर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं प्रिंटिंग वाले। 1836 होगा यहाँ। 1836 लॉर्ड मैकॉले कहाँ रखे हुए? 1936 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बातें दी हुई है प्रिजन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिजन और पर्सन डिटेन्ड देयर इन, ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। इसके ऊपर जो भी लॉ बनेगा स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट की असेंबली बनाएगी। बात क्लियर है? कुछ जुडिशियल केसेस हैं, नाम आप देख लीजिए। मोहम्मद घियासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है क्या नहीं है एक बार आप देख लीजिएगा। वो यूपीएससी नहीं पूछेगा, बस आपको नाम पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। और मेंस की आंसर राइटिंग में आप इसको मेंशन कर सकते हैं अगर प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर है उसकी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस सारी कवर हो गई हैं। अब ये छोटी छोटी न्यूज़ेस दी हुई हैं कुछ कुछ, तो इसमें से कुछ कुछ हम देख लेते हैं, सारी तो अभी नहीं देखेंगे। थोड़ी बहुत न्यूज़ेस को कवर कर लेते हैं और फिर बाकी की कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में जो फिफ्थ चैप्टर इलेक्शन वाला उसको भी साथ में करेंगे। तो पहली न्यूज है आर्टिकल 142 के ऊपर। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें कर सकता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कुछ आउट ऑफ द वे जाकर के बात बोलने की, कुछ आउट ऑफ द वे जाकर के डिसीजन देने की। या मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मुद्दा आया, मान लीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मुद्दा आया, बट उसने जो उसमें आपका वो दिया, डिसीजन दिया, वो सफिशिएंट नहीं था कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। तो उसने उस केस से जितने भी मुद्दे थे उससे हट करके कोई एक अलग बात बोल दी कि भैया तुम्हें ये भी करना पड़ेगा कंप्लीट जस्टिस के लिए। तो ये पावर जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट held that it could under article 142 directly grant divorce in case where marriage has irrevocably broken down, dispensing with period prescribed under Hindu Marriage Act 1955। अब देखिए, अगर आपको डाइवोर्स वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए पहले क्या होता है कि 1 साल का आपको साथ में रहने के लिए बोला जाता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फिर मीडिएशन वगैरह किया जाता है, उसमें फैमिली कोर्ट्स में समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब इतना आसान नहीं होता है डाइवोर्स लेना कि आप तुरंत ही जाए और आपको तुरंत ही मिल गया डाइवोर्स, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अंडर द आर्टिकल 142 टू डू द कंप्लीट जस्टिस इट हैज पावर, कि वो सीधे सीधे डाइवोर्स दे देगा। अगर उसको ये लग रहा है कि कोई मैरिज इतना ज्यादा वो मतलब टूट चुकी है कि अब वो वापस से वैसे उसके रिश्ते मेंटेन नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में वो जो साथ में रहने वाला पीरियड होता है हिंदू मैरिज एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको बाईपास करते हुए सीधे डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। बस इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज में था। अब आपका फर्ज बनता है कि आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को खोल करके आर्टिकल 142 की पूरी रीडिंग कर लें, है ना, एक पैराग्राफ का आर्टिकल है उसकी रीडिंग कर लें और इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, 142 वाली। अगला क्या है? अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। भाई ये सब देखिए, ये वाला जो चैप्टर था पूरा, इसमें टिपिकल जो लॉ की न्यूज़ेस हैं वो सारी न्यूज़ेस में दी हुई हैं। खैर, इन अ हियरिंग रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब कौन होता है? वो पार्टी जो कोर्ट में जा रही है सिविल एक्शन के लिए, है ना, जो केस फाइल कर रही है, सिविल केस फाइल कर रही है कोर्ट में, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं। ठीक है, पार्टी मूविंग कोर्ट इन अ सिविल एक्शन साइटेड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल। अब भैया प्रोमिसरी एस्टोपेल का मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी एस्टोपेल इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। कॉन्ट्रैक्ट लॉज यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना कि आपने मतलब कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जमीन खरीदने बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न होते हैं।
तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ से निकला हुआ एक टर्म है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल। ये होता क्या है? इट एसेंशियली प्रिवेंट्स अ प्रॉमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर इज नो कंसीडरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे टिपिकल टर्म्स आ गए हैं जो आपको लग रहे होंगे, लेकिन है ये बहुत आसान, मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में। ठीक है भाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है कंसिडरेशन, है ना। कंसिडरेशन यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक कंसिडरेशन तो होनी चाहिए ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हो। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं ये जमीन आपको बेचूंगा, तो जमीन बेचने के बदले आप हमको क्या दे रहे हो, उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। आप पैसा दे सकते हो या बदले में कोई और जमीन दे सकते हो, तो कंसिडरेशन होना कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी होता है ना। एक लीगल कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है उसके बदले में जो आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक्स ने कहा है कि मैं आपको 50 पीस आईफोन दूंगा, और वाई ने कहा ठीक है मैं उसके बदले आपको 5 लाख रुपए दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये 5 लाख रुपए आपके कंसिडरेशन है। ठीक है, ये 5 लाख आपके कंसिडरेशन है। अब प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर वो है जिसने कुछ करने का वादा किया है। जैसे यहाँ पे एक्स प्रोमिसर हो गया। एक्स प्रोमिसर है 50 आईफोन देने के लिए, और वाई प्रोमिसी है क्योंकि वाई को वादा किया गया है। ठीक है, इट एसेंशियली प्रिवेंट्स अ प्रोमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर इज नो कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक्स ने कहा कि मैं आपको 50 आईफोन दूंगा, वाई ने कहा ठीक है, वाई ने 5 लाख रुपए देने की बात नहीं करी, लेकिन एक्स वादा कर चुका था कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, कि मैं कि आपको ये प्रॉमिस पूरा करूंगा। तो अब एक्स अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता है इस ग्राउंड पे कि भैया हमें तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिल रहा इसके बदले। ठीक है, अगर एक बार को एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो प्रोमिसर बैक ऑफ नहीं कर सकता एग्रीमेंट से ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन। यही बात ये प्रॉमिसरी एस्टॉपेल कहता है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। इट इज इन्वोक्ड बाय अ प्लेंटिफ टू एंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सीक कॉम्पेंसेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जैसे एक्स है, एक्स ने कहा कि हम 50 आईफोन देंगे, तो वाई ने कहा ठीक है भैया दे देना। अब एक्स को पैसा मिला नहीं तो एक्स ने दिए नहीं, तो अब यहाँ पे एक्स क्या था? प्रोमिसर था। तो अब इसने वॉयलेशन किसका किया? इसने वॉयलेशन वाई के राइट का किया है। तो वाई यहाँ पे जाकर के कोर्ट में केस फाइल करेगा, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई यहाँ पे प्लेंटिफ हो जाएगा, है ना। वाई यहाँ पे प्लेंटिफ हो जाएगा, और वो जाकर के कोर्ट से कहेगा कि भैया या तो हमें एक्स से आईफोन दिलवाओ, या हमें उसके बदले कॉम्पनसेशन दिलवाओ, क्योंकि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब वैसे तो नहीं है, बट किसी को भी भरोसा नहीं, आ भी सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अब ये नार्को टेस्ट से जो है हम लोग, थोड़ा सा लेंदी है ये, है ना। लेंदी क्या मतलब है, तो 2 ही मिनट का, लेकिन ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। नार्को टेस्ट, रिक्यूजल ऑफ जजेस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, न्याय विकास पोर्टल, जस्टिस क्लॉक, टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और फिर हम लोग आ जाएंगे इलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी रिव्यू, कोई भी फीडबैक आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। इट वुड बी कंसीडर्ड। और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई स्पेशल वीडियो चाहिए हो, कुछ समझाना हो, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको एक कलर्ड हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो सी यू अंटिल देन, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।